अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से एक पर्टिकुलर ओपिनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेज़ किया जा रहा है और इससे रिलेटेड कमेंट्स में भी बहुत दफ़ा पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर चाइना का जो J-16 एयरक्राफ्ट है उसे एक्वायर करना चाहिए। और ये जो ओपिनियन है वो नेवल डोमेन के अंदर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को लेवल आउट करने के लिए हमें J-16 जैसा एक वर्सेटाइल और पावरफुल एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी सर्विस में इंडक्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से नेवल डोमेन के अंदर क्या पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट की जरूरत है, किस जगह पर पर्टिकुलरली हम लोग लैक करें कैपेबिलिटी के अंदर और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अब ये जो एक पूरी सिचुएशन है पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटीज को लेकर, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें उसके पहले फेज में जब 7 तारीख को इंडिया की तरफ से अपने एयर एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की गई, तो वहां पर उनको एक बहुत बड़ा लॉस बर्दाश्त करना पड़ा, बिकॉज पाकिस्तान की एरियल डोमेन में जो कैपेबिलिटीज है वो अभी भी अनमैच्ड है। तो एक बहुत बड़ा टेक्टिकल एरर परफॉर्म करने के बाद 8, 9 और 10 मई ये 3 दिन इंडिया की तरफ से अपने सरफेस टू सरफेस वेपन्स को यूटिलाइज किया गया, जहां पर आर्टिलरी, ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशंस और स्पेशली आपके जो हाई स्पीड वेक्टर्स है, हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, उनको यूज करते हुए पाकिस्तान की अर्ली वार्निंग रेडार साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हमारी जो एयर बेसिस है उनको टारगेट किया गया। लेकिन अगेन पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने एक बड़ी तादाद में इन इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। इंडिया की तरफ से तकरीबन 50 प्लस हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल्स को फायर किया गया था, जिसमें से सिर्फ 5 to 6 जो मिसाइल्स हैं वो हिट करने में सक्सेसफुल हुए, बाकी सब को न्यूट्रलाइज कर दिया गया सॉफ्ट किल के थ्रू और हार्ड किल के थ्रू। अगर इस रेशियो के हिसाब से आप चीजों को देखेंगे कि कितने मिसाइल्स इंडिया की तरफ से फायर किए गए, कितनों को हमने इंटरसेप्ट किया, तो डेफिनेटली आपको ये एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमारे जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। तो उन 3-4 दिनों से आपको एक चीज तो बड़े अच्छे तरीके से वाज़ा होगी कि अब अगली बार जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो उसकी जो ओपनिंग है वो इंडिया मिसाइल बराजेस से करेगा, मींस के एक बड़ी तादाद में मिसाइल जो है वो हमारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर फायर करेगा ताकि हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को डिग्रेड किया जा सके। पाकिस्तान आर्मी भी इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है और पाकिस्तान एयरफोर्स तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है, जिसके तहत हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है हम उसको एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं, उसके इंटरसेप्शन एनवेलोप को इंक्रीज कर रहे हैं। नए एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ यहाँ पर जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनको भी इक्वली प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफेंसिव कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ आर्मी और एयरफोर्स जो है वो अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर रही है। एयरफोर्स के बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह के हम लोग ऑफेंसिव वेपन्स जो है वो इस टाइम के ऊपर ला रहे हैं, आप सब उन वेपन सिस्टम से वाकिफ है। आर्मी की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स कमांड को स्टैब्लिश कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्ट्राइन शिफ्ट है और हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को मैनी फोल्ड्स इंक्रीज करेगा। तो आर्मी और एयरफोर्स अपनी जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उनको एट द सेम टाइम इंक्रीज करने में लगे हुए हैं। मेन इशू जो इस टाइम के ऊपर हमें फेस करना पड़ रहा है वो हमारी नेवी है। इंडिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि हमें भी अपने अंदर एक क्लैरिटी लेके आनी चाहिए कि हमारी नेवी की कैपेबिलिटीज क्या है। मैं कोई आज से 5 साल बाद की नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान नेवी की 5 साल बाद कैपेबिलिटीज क्या होगी, मैं प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटीज क्या है। तो प्रेजेंट डे की बात करें तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी की कोई शिप ऐसी नहीं है जो कि प्रॉपर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को पोजेस करती हो। हमारी तुगरिल क्लास की जो वॉरशिप्स है सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 के नंबर में और वो भी लिमिटेड रेंज के साथ। उसके बाद पाकिस्तान नेवी के अंदर कोई ऐसी शिप नहीं है जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करती हो। जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स देख लें या बाकी जितने भी कॉर्वेट्स देख लें, वो इस टाइम के ऊपर सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करते हैं, जो कि आज की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर तकरीबन ऑब्सोलीट मिसाइल्स हैं। एक हिट को अचीव करने के लिए आपको तकरीबन 10 ऐसे सबसोनिक मिसाइल्स फायर करने पड़ते हैं और 10 फायर करने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। आज आके हमारे पास कुछ सबमरीन्स बचती हैं जो कि अगोस्टा 90B हैं, लेकिन वो भी किसी मॉडर्न वेपन सिस्टम को लैक करती हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम को लैक करती हैं, जिनकी वजह से रेंज और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों ही लिमिटेड हो जाती है। तो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान नेवी जो है वो इस टाइम के ऊपर ऑफेंसिव ऑपरेशंस को किसी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती एंड इवन हम लोग इस टाइम के ऊपर डिफेंसिव कैपेबिलिटीज में भी बहुत बुरे तरीके से लैक करते हैं। तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स के अलावा किसी हमारी शिप के पास कोई भी क्रेडिबल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो ये जो एक लंबी लिस्ट है कैपेबिलिटी लैप्सेस की, जो कि ऑब्वियसली आज से नहीं बहुत सालों से इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इन सब को दूर करने के लिए अब एक पर्टिकुलर लॉजिक जो है वो सामने रखी जा रही है कि अगर हम चाइनीज J-16 जैसे एयरक्राफ्ट को परचेज करके पाकिस्तान नेवी एयर आर्म के अंदर शामिल करते हैं तो
इंडियन नेवी के साथ हम लोग चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, J-16 अपनी कैटेगरी में एक बीस्ट एयरक्राफ्ट है, काफ़ी अच्छे कैपेबिलिटी पंच के साथ आता है, लेकिन पाकिस्तान नेवी के जो लैप्सेस हैं, पाकिस्तान नेवी की जो कमजोरियां हैं वो J-16 से एड्रेस नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें नेवल डोमेन के अंदर सिर्फ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, उतना ही फोकस हमें अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पर ही करना है। और ऐसा तब होगा जब हम अपने फ्रिगेट्स और अपने कॉर्वेट्स को लेकर जो हमारा माइंडसेट है उसको चेंज करेंगे। सालों से जो हम अपनी शिप्स के ऊपर सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को लगाते आए हैं, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को हमने लेवल अप नहीं किया। हमारी जो मिसाइल बोट्स हैं, गन बोट्स हैं, उनको हमने सही तरह से अपग्रेड नहीं किया। तो इस माइंडसेट को हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। जितनी हमारी मेजर पुरानी शिप्स हैं, जिनमें जुल्फिकार क्लास सबसे पहले नंबर पे आती है, उनका हमें मिड लाइफ अपग्रेड प्लान इनिशिएट करना चाहिए, जिनमें एग्जिस्टिंग CM-802 मिसाइल्स को रिप्लेस करके हमें सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इन शिप्स की, इन फ्रिगेट्स की, उसको काफी ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है। HQ-10 जैसे जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। देन तुगरिल क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर हमने एंटी शिप मिसाइल्स का नंबर इंक्रीज करना है। उसके बाद बाबर क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनको सही तरीके से आर्म करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे फ्यूचर के जिना क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनकी हमें कैपेबिलिटीज को यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट अभी भी ऑन पेपर है, तो उसमें डिजाइन चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिना क्लास के अंदर 16 सेल वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर एयर डिफेंस मिसाइल्स दिए गए हैं, लेकिन उसको बढ़ाकर हमें 64 से 32 VLS सेल्स तक करना है। अगर हो सके तो क्लोज इन वेपन सिस्टम का जो नंबर है उसको इंक्रीज करना है। और भी यहाँ पर बहुत सारे अपग्रेड्स और चेंजेस हैं जिनको यहाँ पर करने की जरूरत है। ऑब्वियसली पूरे तरीके से मैं आपको यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंपल सी लॉजिक जरूर समझा सकता हूँ कि इस टाइम के ऊपर अगर पाकिस्तान नेवी को जरूरत है तो वो अपनी वॉरशिप्स की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने की है। ये अच्छी बात है कि हम लोग इंडिजिनसली P282 जैसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के काफी ज्यादा करीब है। तो स्टार्ट हमें अपनी सरफेस फ्लीट से करना होगा, उसकी कैपेबिलिटीज को ऑफेंसिव और डिफेंसिव को अपग्रेड करना होगा। उसके बाद हम किसी नए प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अभी के लिए या इवन अगले 5 सालों के लिए J-16 जैसे एयरक्राफ्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एरियल डोमेन के अंदर हम लोग J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर रहे हैं। एंड नेवल डोमेन भी हमारे पास जो सरफेस शिप्स की फ्लीट है वो काफी ज्यादा केपेबल है, सिर्फ हमें उसे ज्यादा इक्विप करने की जरूरत है, जो कि लॉन्ग टर्म में भी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी एज कम्पेयर टू कोई फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर उसे हम अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट करें। बिकॉज नेवी को जहां पर मसाइल दरपेश हैं वो हमारी सरफेस फ्लीट है, तो इस चीज को हम निगेट इस तरह से नहीं कर सकते कि अपनी डॉक्ट्रिन को ही चेंज करके एक एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लें, और वो भी तब जब आपके पास इतने ज्यादा फंड्स भी अवेलेबल नहीं है। बाकी इस चीज का भी हमें बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि पाकिस्तान नेवी को इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफी ज्यादा है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि नेवी को जो लाहक खतरात है, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके अंदर भी काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। एंड सिंपली हमारे पास अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बाकी डोमेन्स के अंदर हम लोग एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। जरूरी यहाँ पर यह है कि नेवल डोमेन के अंदर भी हम लोग एक क्रेडिबल ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को लेकर चलें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।